तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट के 212 सेक्शन नंबर 212 में, धारा 212 में क्या प्रोविजन है इसको हमें देखना होगा। तो ठीक है, गो थ्रू। 212 में कहा गया ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। हेडिंग रीजनेबल केयर माने आप लापरवाह नहीं होंगे, युक्त युक्त आप उसमें सावधानी बरतेंगे। स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट, तो वही है रीजनेबल केयर एंड स्किल। एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद एज मच एज ए स्किल। 211 में देखिएगा कहा गया कि आप इनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार करें या कस्टम के अनुसार करें, लेकिन इन दोनों को करने में, इन दोनों तरीकों से करने में भी आपको क्या रहना है, स्किल। तो 212 ये एजेंट पे दायित्व अधिरोपित करता है कि उतनी स्किल आप अपनी लगाओ, उतना कौशल लगाओ उस बिजनेस में जितना कि सामान्य रूप से एक अन्य व्यक्ति लगाता है जो कि उसी तरह के व्यवसाय में लगा हुआ है। उतनी स्किल की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप उससे अगर नीचे काम करोगे तो फिर मतलब क्या रह गया, नुकसान हो जाएगा मालिक को। तो आप उतना काम करो, उस तरह उतने कौशल के साथ काम करो, उतनी स्किल अपनी यूज करो जितना कि एक सामान्य आदमी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात यहाँ नहीं रही, एक सामान्य आदमी जो उसी व्यवसाय में है उसको लगाता है। अनलेस द प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल। मान लीजिए कि एजेंट के पास ये स्किल है ही नहीं है, क्या लिख रहा है, मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना ना हो। हमें मालिक हैं और ये पता ही नहीं है कि इसके पास इतनी स्किल नहीं है, तो अपेक्षा क्या की जाएगी, इतनी अपेक्षा की जाएगी कि आप इस तरह से काम करें जैसा कि उसी व्यवसाय में एक सामान्य व्यक्ति करता है। ठीक। द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस। ठीक है, रीजनेबल डिलीजेंस, डिलीजेंस को क्या कहा गया है, कौशल ही कहा गया। कौशल, स्किल, डिलीजेंस एक ही चीज है। थोड़ा समझिएगा, लंबा है इसलिए मैं पहले ही बोला हूं। क्या है, द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू डू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस। रीजनेबिलिटी जो बात बार बार आती है, उतना कौशल आप लगाओगे, उतना आप सही तरीके से काम करोगे। क्या, एंड यूज सच स्किल्स एज ही पसेसेस, और उनको उतना यूज करेगा जितना उसके पास है। एंड टू मेक कंपनसेट टू हिज प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन नेग्लिजेंट वांट ऑफ स्किल। मान लीजिए स्किल इतनी की जाती है कि जितना एक सामान्य व्यक्ति उसी व्यवसाय में हो, यूज कर रहा हो, और इस चीज की जानकारी ही नहीं है मालिक को कि उसके पास ऐसा कौशल नहीं है, ही इज नॉट सो स्किल्ड। आगे क्या होगा, अगर वो जो कार्य कर रहा है उसकी स्किल उसको नहीं है, स्किल नहीं है, तो क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो जो नुकसान होगा वो मैंने पहले आपको बताया है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, क्षति की दूरस्थता। तो अगर ऐसे उसके स्किल के लैकनेस ऑफ स्किल के कारण जो नुकसान हो रहा है, वो जो नुकसान डायरेक्टली होगा, जो क्लोज नुकसान होगा, उसको वो भरेगा। और अगर कोई ऐसा नुकसान जो कि उसके जो स्किल नहीं थी उसके कारण हुआ है, लेकिन वो रिमोटनेस कॉज है उसका अनस्किल्ड होना, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। एंड टू मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन नेग्लेक्ट वांट ऑफ स्किल। ओन नेग्लेक्ट या वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट, तीन बातें कही गई हैं। तीनों को आप थोड़ा सा लिखिएगा यहां पे तो समझने में आसानी रहेगी। पहला क्या है, ओन नेग्लेक्ट, अगर वो कोई लापरवाही कर रहा है, कोई उपेक्षा कर रहा है, यहां पे उपेक्षा हुआ। और दूसरा क्या है, वांट ऑफ स्किल, वांट ऑफ स्किल, कौशल की कमी है उसके अंदर कौशल का अभाव है, यानी वो उतने अच्छे से काम नहीं कर सकता। तीसरी बात क्या है, मिसकंडक्ट,
अवचार कहा गया है, दुराचरण कहा गया है। तो क्या कह रहा है, एंड टू मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्ट, पहले इतना इस लाइन को समझ लें तो फिर ऊपर फिर से चलेंगे। अगर इन तीनों के कारण कोई नुकसान होता है जो कि डायरेक्ट हो, दूर का ये कारण दूर वाले रिमोट कॉजेज ये ना हो, ये जो कारण हैं ये दूरस्थ कारण ना हो, और इनके वजह से एजेंट के इन तीन विशेषताओं के कारण प्रिंसिपल को कोई लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, वो उसको कंपनसेट करेगा। क्योंकि ये ड्यूटी है कि आप रीजनेबल केयर और स्किल अप्लाई करो, जैसा कि एक साधारण आदमी उसी व्यवसाय में कर रहा है। ठीक, और मालिक को पता नहीं कि आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास स्किल नहीं, आप खुद बता दो। मालिक को जब पता नहीं है तो यू विल बी हेल्ड लायबल ड्यू टू दीज 3 रीजंस। जो भी कार नुकसान होंगे उनको आप मालिक को भरोगे। अगली लाइन क्या कह रहा है उसको देखिए, बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेजेस which are indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct। अगर ये तीनों कारण जो हैं वो उस क्षति के दूरस्थ कारण हैं, रिमोट कॉजेज ऑफ दैट डैमेज हैं, तो ये एजेंट जो होगा लाइबल नहीं होगा। कहा क्या जा रहा है, मैं 212 को देखिए, A agent is bound to conduct the business of agency with as much skill as is generally possessed by a person engaged in similar business। तो पहली बात जो है, जो एजेंट की ड्यूटी है, एजेंट इज बाउंड लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट अ बिजनेस विद, जो एजेंट बाध्य है जिस बिजनेस में वो एजेंट बनाया गया है उसको इतनी स्किल के साथ करे, एज मच स्किल एज, इतना स्किल के साथ करे जितना कि सामान्य रूप से एक वो उतना ही कौशल, उतना ही स्किल एक सामान्य आदमी लगाता है जो उसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जनरली पोजेस्ड बाय अ पर्सन इंगेज इन सिमिलर बिजनेस। उसी तरह का मतलब उसी तरह के व्यवसाय में एक सामान्य आदमी लगा हुआ है, तो जितना कौशल वो प्रयोग करता है, एजेंट इज बाउंड टू यूज सच स्किल और केयर, रीजनेबल केयर एंड स्किल की बात हो रही है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब दूसरी बात यह होती है कि मान लीजिए वांट ऑफ स्किल, जो अभी आप पूछ रहे थे कि वांट ऑफ स्किल यानी जो उसके स्किल का अभाव है, केवल उसी की बात हो रही है, केवल उसी की बात हो रही है। इसको उस तरह से मत लीजिएगा, इसको ऐसे समझिए कि अगर मालिक को पता है कि इसके अंदर, मैं मालिक हूं, मैं किसी को एजेंट नियुक्त करता हूं और मुझे पता है इसके अंदर ये स्किल नहीं है, तो क्या होगा, गलती एजेंट की नहीं, गलती मेरी है। उसका अगर उस स्किल के अभाव में, इन लैक ऑफ दैट स्किल, अगर वो काम कर रहा है और ये मालिक के संज्ञान में है कि उसमें ये स्किल नहीं है, तो जो नुकसान होगा मालिक दायी होगा। ये कहा, यहाँ कहने का आशय ये है। और अगर मालिक को नहीं पता है और उसने एजेंसी स्वीकार कर ली, एजेंट बनना स्वीकार कर लिया है, और इन 3 कारणों से, जो कि नुकसान के निकटस्थ कारण हो, समीपस्थ कारण हो, क्लोज रीजंस हो, क्या ओन नेग्लेक्ट, उसका अपना उपेक्षा जो है, जो एजेंट है वो अपनी उपेक्षा से कोई नुकसान करवा दे रहा है, वांट ऑफ स्किल, कौशल का अभाव है उसके अंदर, वो उतना स्किल्ड नहीं है, और मिसकंडक्ट, कोई ऐसा कार्य कर जा रहा है जो अवचार कदाचार की श्रेणी में आएगा। तो और ये तीनों कारण उस नुकसान के समीपस्थ कारण हैं, तो क्या होगा, एजेंट लायबल हो जाएगा। और अगर ये कारण उस नुकसान के दूरस्थ कारण हैं तो एजेंट दायी नहीं ठहराया जाएगा। 212 इतना ही कह रहा है जो मैं पिछले। चलो अब इसके इलस्ट्रेशन हम 212 के देख। अ मर्चेंट इन कलकत्ता हैज एन एजेंट बी इन लंदन। ये प्रिंसिपल हैं ए इन कलकत्ता, ठीक है। इनका बी जो है एजेंट है इन लंदन। अब क्या कहा गया, a merchant in Calcutta has an agent B in London to whom a sum of money is paid to A's account with order to remit, यानी इनको कुछ पैसे दिए गए, B को कुछ मनी दिया गया
इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि आप मालिक को इसको रेमिट कर दो। रेमिट कर दो माने उनको भेज दो। अब क्या होता है, बी रिटेन्स द मनी फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। अब ये पैसा जो इनको मिला है, ही रिटेन्स इट, रोक लेते हैं। कंसिडरेबल टाइम माने एक अच्छे खासे समय के लिए इन्होंने इसको रोक लिया, काफी समय के लिए इसको रोक लिया। अब क्या होगा, ए इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी। अब आप एजेंट हो, हमने कुछ अपना बिजनेस कर रखा है, यहां पे कुछ पैसे, कुछ हमारा बिजनेस हुआ होगा, उसके पैसे आपको मिले हैं और कहा गया कि आप हमको भेज दो, हम मालिक हैं, आप एजेंट हो, और आपने उसको नहीं भेजे, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, ए इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी, पैसा इनको नहीं मिला तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी बिकम्स इंसॉल्वेंट। ये बेचारे के ऊपर इधर पैसे का ज़्यादा देना रहा होगा और ये दिवालिया हो जाते हैं। किसके चक्कर में, अपने एजेंट की नालायकी के चक्कर में। अब क्या होगा, अब इसमें कहा गया है, अब देखिए क्षति की दूरस्थता, जो नुकसान हो रहा है, किन किन नुकसानों के लिए इसको एजेंट को लायबिल ठहराया जाएगा, ये इस इलस्ट्रेशन में बताया गया है। कहा गया कि बी इज लायबिल फॉर द मनी एंड इंटरेस्ट। अब बी की लायबिलिटी कहां तक फिक्स हो रही है, जो बताया गया नुकसान उसने नेग्लेक्ट किया ना, यहां नेग्लेक्ट वाला पहला वाला पॉइंट आ रहा है, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ बी। नेग्लिजेंस के ही कारण तो जो पैसा भेज देना चाहिए था इसने नहीं भेजा ना, नालायकी करी, तो ड्यू टू नेग्लिजेंट, तो नेग्लेक्ट जो इसने किया, उपेक्षा की, उसके कारण अब इसको क्या करना होगा, तो यहां कहा गया जो मनी है इसके लिए प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट को भी एक लिमिटेड किया गया, किस डेट से इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा, किस डेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा, जिस दिन आपके हाथ में पैसा आ गया उसी दिन से, या जिस दिन यह अपेक्षा थी कि यह पैसा मेरे पास पहुंच जाता उस दिन से। तो यहां कहा गया कि जहां पे जब आपको पैसा ये भेज दिया जाता उस दिन से। देखिए, मनी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द डे ऑन विच इट ऑट टू हैव बीन पेड, ठीक, अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रेट एंड फॉर एनी फर्दर डायरेक्ट लॉस। तीन चीजें बताई हैं इसमें कि जिस दिन इसको इसका भुगतान कर दिया जाता उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। दूसरा, कितने रेट से लगेगा, जो यूजुअल इंटरेस्ट होगा, जो सामान्य रूप से इंटरेस्ट का रेट चल रहा होगा वो। तीसरा, कोई डायरेक्ट लॉस होता है, डायरेक्ट लॉस का इन्होंने उदाहरण दिया, क्या दिया, बाय वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज बट नॉट फर्दर। तीन चीजों के लिए बी की लायबिलिटी इसमें फिक्स की जा रही है। एक तो ये जो पैसा है ये दे दो, दूसरा इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम द डे ऑन विच इट ऑट टू हैव बीन पेड, जिस तारीख को ये ए को दे दिया जाना चाहिए था उस दिन से, ठीक है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा, एनी डायरेक्ट लॉस। लॉस क्या हो सकता है, मान लीजिए ये पैसा यहां पे दिया गया होगा लंदन में, देखिए कलकत्ता है, ये लंदन है, लंदन में इनको पैसा दिया गया होगा, तो जाहिर सी बात है इंडियन करेंसी में नहीं दिया गया रहा होगा, इनको दिया गया रहा हो जो भी पाउंड वहां पे चल रहा हो, पाउंड ही चलता है ना लंदन में, तो पाउंड में इनको पेमेंट किया गया होगा। मान लीजिए उस दिन यहां पे जब इनको भुगतान कर दिया जाता सही टाइम से एजेंट के द्वारा ए को, तो हो सकता है कि उस समय 1 पाउंड की कीमत 50 रुपए रही होती, तो इनको अगर 10 पाउंड दिए जाते तो 500 रुपए यहां चले आते, ठीक, एक उदाहरण बता रहा हूं। और अब बाद में क्या हुआ, जब इन्होंने बाद में भेजा है पैसा, तो बाद में क्या हुआ, वो 40 रुपए पे आ गया। वेरिएशन इन एक्सचेंज की बात यहां किया है, तो नुकसान हुआ ना, उस दिन 10 पाउंड मेरे पास आते तो 500 रुपए आते, बाद में इसने भेजा तो 450 या 400 ही आ रहे हैं, तो डिफरेंस हुआ ना, ये डायरेक्ट लॉस हुआ। तो इन तीनों चीज़ों के लिए ऐसा कोई वेरिएशन जो एक्सचेंज रेट में है, इंटरेस्ट और मनी, इन तीनों के लिए बी को लायबिल ठहराया गया और किसी आगे फर्दर लॉस के लिए नहीं। ये इसमें क्लियर कट कहा गया है। तो क्लोजनेस एंड रिमोटनेस, ये दोनों चीज़ों को 212 में आपको समझने के इलस्ट्रेशंस के थ्रू जरूरत होगी। चलिए बी देखिए, ए
an agent for the sale of goods having authority to sell on credit sells to B on credit without making the proper and usual inquiries as to the solvency of B. B at the time of such sale is insolvent. A must make compensation to his principal in respect of any loss thereby sustained. बहुत साधारण सा उदाहरण है, ड्यू रीजनेबल केयर एंड स्किल। बैंक के पास हम उधार लेने जाते हैं तो बैंक हमारी सॉल्वेंसी देखता है, एक दिवालिया तो नहीं हो। एक बैंक तो छोड़िए, एक हमारे पास कोई जानने वाला भी पैसा लेने उधार आ जाए तो हम पहले ये देखते हैं कि कैसे ये वापस करेगा। तो ऐसे ही इस एक बिजनेस में जो ये बता रहा है बी, आपका उदाहरण इलस्ट्रेशन, कि ए जो है इसको एजेंट है, मैं अपने एजेंट अपने बना रहा हूँ, बी जो है मालिक हैं, बी ने इनको क्रेडिट देने की, क्रेडिट सेल की बात दे रखी है, पावर है, और ये क्या करते हैं सी को क्रेडिट सेल दे देते हैं बिना ये पता किए। देखिए यहाँ रीजनेबल केयर एंड स्किल, अभी तक इसको मैंने इसीलिए नहीं मिटाया है। रीजनेबल केयर लगाओ कि ये वापस कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो ए द्वारा इनके बारे में कुछ नहीं पता लगाया गया, इनको उधार दे दिया गया। और ये क्या है, एट द डेट ऑफ सेल सी वॉज इंसॉल्वेंट, ये ऑलरेडी दिवालिया थे तो पैसा तो दे नहीं पाएगा, नुकसान हो गया। तो ए एजेंट हो ना, तुम्हें रीजनेबल केयर लगाना चाहिए था, स्किल लगाना चाहिए था, नहीं लगा पाए तो अपने मालिक को भुगतान करो। ये है बी। सी, ए एन इंश्योरेंस ब्रोकर एम्प्लॉयड बाय बी टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन अ शिप। देख मतलब आप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसको भरो और हमारी तरफ से इंश्योरेंस लो। अब ये जो होते हैं ब्रोकर जो होते हैं, इन्होंने फॉर्म, आप देखा है ना, फॉर्म बहुत सारे लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे, तो इन्होंने कुछ उसमें ब्लैंक छोड़ दिए जो कि भरने जरूरी थे। आपकी लाइबिलिटी फिक्स होती, नुकसान होता तो इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी या उसके अंडरराइटर्स थे जो दे रहे थे पॉलिसी, उनको उनकी जिम्मेदारी फिक्स होती जब फॉर्म प्रॉपरली भरा गया होता। तो ये ब्रोकर महाराज ने कुछ चीज़ें खाली छोड़ दी। अब क्या हुआ, शिप में नुकसान हो जाता है, जो माल जाता रहता है उसका नुकसान हो गया, तो अब अंडरराइटर से या कंपनी जो पॉलिसी वाले जिन्होंने दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया कि आपने पूरी डिटेल ही हमको प्रॉपर नहीं दी, आपका क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। तो अब अंडरराइटर से पैसा नहीं लिया जा सका, जो हमारी कंपनी थी इंश्योरेंस कंपनी, उससे पैसा नहीं लिया जा सका। किसकी वजह से? एजेंट महाराज, ये जो ब्रोकर थे ना जिनको नियुक्त किया गया, ये इनकी ड्यूटी थी ना कि रीजनेबल केयर लगाते, स्किल लगाते, नहीं तो हम एक मजदूर को ना भेज देते जाओ फार्म वहाँ पहुँचाओ, आपको लगाया गया, ये आपकी स्किल थी और आपको स्किल लगानी चाहिए, एक जनरल आदमी जैसे लगाता है। हम दूसरे किसी का फॉर्म होगा तो प्रॉपरली भरेगा ना, देखेगा कितने क्वांटिटी का, कितना माल, कैसे क्या भरा। तो इन्होंने नहीं भरा, नुकसान हुआ, भरेंगे, ये नुकसान भरेंगे जो एजेंट ब्रोकर हैं। ये है आपका सी। ए एन इंश्योरेंस ब्रोकर एम्प्लॉयड बाय बी टू एफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन अ शिप omits to see that the usual clauses are inserted in the policy. यूजुअल जो सामान्य क्लासेस भरे जाने हैं फॉर्म में, उसको भी देखने से ये उनको भी नहीं ध्यान देता है। इतनी घोर लापरवाही, तो नेग्लेक्ट हुआ ना, नेग्लिजेंसी हुई ना इसकी तरफ से, ये बात आती है, तो नुकसान भरो। फिर क्या है, द शिप इज आफ्टरवर्ड लॉस्ट in consequence of the omission of the clauses, nothing can be recovered from the underwriters. A is bound to make good to B. C समझ में आ गया। D पे आइए, D पे आइए। D कहता है A merchant in England directs B his agent at Bombay. ये प्रिंसिपल बैठे हैं कहाँ पे लिखा है, लंदन लिखा है, इंग्लैंड में, अपने एजेंट को जो कि बॉम्बे में है, इनको कहता है कि आप क्या भेज दो, 100 गांठें रुई की, लिखा है, क्या लिखा है, टू सेंड हिम 100 bales ऑफ कॉटन बाय अ सर्टेन शिप। देखिए 211 में जाइए, इंस्ट्रक्शन है, सर्टेन शिप से भेज दो। और एजेंट क्या कर रहा है, नालायक, नहीं भेज रहा है। बी हैविंग इट in his power to send the cotton। अब इसके पास ये पावर है, एजेंट है तो इसको ये पावर है कि जैसा ये कह रहे हैं, और ऐसा करने के लिए अधिकृत भी है कि वो 100 bales ऑफ कॉटन ये भेज दें इसको, एजेंट होने के नाते। लेकिन
लेकिन क्या है, ओमिट्स टू डू सो, ऐसा करने से वो नहीं करता है। द शिप अराइव सेफली इन इंग्लैंड, शिप आ भी गई, जिस सर्टेन शिप की बात हुई थी जिससे प्रिंसिपल ने कहा था यहां भेज दो, ये शिप आ भी गई, सुरक्षित आ गई। अब क्या हुआ, सून आफ्टर हर अराइवल द प्राइस ऑफ कॉटन राइजेस। इस इलस्ट्रेशन में यह बताया गया है कि कितना अमाउंट क्षतिपूर्ति के रूप में ए के द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए, बी इज बाउंड टू मेक गुड टू ए द प्रॉफिट्स which he might have by the 100 bales of cotton at the time of ship arrived, but not any profit he might have made by the subsequent rise। देखिए, दो बात हुई। शिप मान लीजिए 5 तारीख को आ गया इनके यहाँ, 5 सितंबर 2020 को शिप पहुंच गया। तो अगर ये पहले भेजे होते, जो भी मान लीजिए कि पहले आता तो 100 रुपीज़ पर बेल आता, ठीक, 100 रुपीज़ पर बेल आता। 5 तारीख को ये जब आया तो ये 400 रुपये पर बेल हो गया, 400 रुपये पर गांठ हो गई, हर एक बंडल की कीमत 400 हो गई। तो 5 तारीख को ये रेट हुआ है जिस दिन ये शिप आई है। तो ये प्रिंसिपल कितना नुकसान इनसे पा सकेंगे, पर बेल 300 रुपीज़ ए एजेंट होने के नाते इनको भुगतान करेंगे, नुकसान हुआ है इनकी वजह से। अगर मान लीजिए 6 तारीख को ये 400 से बढ़ के 800 हो जाता है, 6 तारीख को या 8 तारीख को, मान लीजिए या 8 तारीख को, 3 दिन बाद ये 800 हो जाता है, तो क्या ये प्रिंसिपल कह सकते हैं क्या कि 100 रुपये वाली चीज़ 2 दिन बाद 800 की हो गई है, तुम 700 रुपये मुझे भुगतान करो? नहीं, जिस दिन शिप पहुंची है। देखिए, दूरस्थ कारणों पे हम नहीं जाएंगे कि 1 महीने बाद 2000 हो गया तो हमें इतना नुकसान चाहिए, नहीं। क्षति का जो क्लोज कारण है, जो बताया गया, उन तीनों के कारण अगर कोई नुकसान हुआ है, नेग्लिजेंस के कारण, तो नेग्लिजेंस के कारण अगर यहाँ नुकसान हो गया तो कितना भरपाई करेगा, जो क्लोज होगा रीजन, तो तुरंत उस दिन, जिस दिन आई है उस दिन जितना रेट बढ़ा है उसके इसके डिफरेंस को आप पे कर दीजिए। कौन पे करेगा? एजेंट। ये कहा गया है, इलस्ट्रेशन डी में समझाया गया है।